Hello, good morning, dear students. How are you all? And yesterday we were reading, not reading, we are just enjoying, not just only reading, we are enjoying also. Your chapter number 5 of your Flamingo. और हम पढ़ क्या रहे थे चैप्टर में आपके कि गांधी जी जो चंपारण यानी बिहार का डिस्ट्रिक्ट था उसके चैंपियन बन गए थे लोगों के, है ना। हमारे गांधी जी जो हैं वो चैंपियन बन चुके हैं लोगों के। अब वो लोग उनको देखने के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई पहले ही। लेकिन क्या हुआ, जब गांधी जी उनके चैंपियन हाथी पर बैठकर वहाँ पहुँचते हैं तो एक जो वहाँ के पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे उनके मैसेंजर आते हैं, यानी उनका एक मैसेंजर आता है और वो गांधी को ओवरटेक करता है। ओवरटेक करने के बाद कहता है कि आप जो है यहाँ से वापस लौट जाओ, गाड़ी में बैठ गए, हाथी वाथी नहीं चलेगा, गाड़ी में बैठो, यानी मैं कैरेज लेकर आया हूँ, उस कैरेज में बैठो, लकड़ी वाली गाड़ी में, और चलो वापस। तो गांधी ने वो चीज़ उस चीज़ को कंप्लाई किया, यानी उनको ओबे किया। जैसा उन्होंने कहा वैसा गांधी जी मान गए। उन्होंने वहाँ से चलने का डिसाइड किया। फिर देखो, द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. तो बच्चों, गांधी जी ने ये बात उसकी मान ली कि ठीक है मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। तो मैसेंजर गांधी जी को अपने घर पे ले गया और घर पे ले जाने के बाद उसने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया जिसमें क्या लिखा था कि जल्दी से चंपारण को क्विट कर दो, चंपारण छोड़ दो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो गांधी ने उस रिसिप्ट पर साइन किया और उस नोटिस को देखा और उस पर लिखा कि मैं इसका डिसोबे करता हूँ, कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आपके ऑर्डर को मैं डिसोबे करता हूँ। तो इन कंसिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, उसके बदले, फॉर समथिंग। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इन कंसिक्वेंस, है ना। इसके लिए एक एडवर्ब भी है, कंसिक्वेंटली। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि गांधी जी को एक समन मिलता है। समन किसे कहते हैं, जब हम कोर्ट के रूल्स को डिसोबे करते हैं तो कोर्ट की तरफ से हमें एक समन जारी होता है। समन का मतलब होता है एक बुलावा कोर्ट से, है ना। तो गांधी जी को एक समन मिलता है कोर्ट से कि नेक्स्ट डे, अगले ही दिन कोर्ट में आप आ जाओ, आपकी हियरिंग होगी। ओके, फिर क्या होता है, देन व्हाट हैपन, all night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar and influence friends. अच्छा, ये तो मैंने पढ़ दिया है। तो पूरी रात जो गांधी थे वो सोए नहीं, वो जागते रहे और उन्होंने टेलीग्राफ भी भेजा राजेंद्र प्रसाद को, यानी लेटर वगैरह भेजे कि आप बिहार से यहाँ आ जाएं अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ में। इन्फ्लुएंशियल वे होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस पड़ता है, जिनका प्रभाव पड़ता है। प्रभावी दोस्तों के साथ में आप यहाँ आ जाइए। और उसने इंस्ट्रक्शंस भेजे अपने आश्रम में और गांधी जी ने पूरी रिपोर्ट के बारे में वाइसरॉय को बताया। वाइसरॉय एक मुख्य आदमी होता है ये गवर्नमेंट में भी, यानी पुलिस प्रशासन में भी, और वहाँ पर जहाँ इसका मतलब होता है कि ये एक पूरे एरिया की जांच पड़ताल रखता है और एक व्यवस्था बना के रखता है। तो वाइसरॉय गांधी के आश्रम में भी हो सकता है, उसको भेजा, है ना, और उस एरिया के वाइसरॉय भी हो सकते हैं। तो यहाँ के जो मीन्स है, ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, है ना, कि आश्रम को और वाइसरॉय को सारा उसने खबर बताया गांधी जी ने कि ये मेरे साथ हो रहा है और मैं यहाँ यहाँ हूँ। Morning found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. The spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. तो दैट मीन्स सुबह ही क्या हुआ, द टाउन ऑफ मोतीहरी ब्लैक विद पीजेंट्स, यानी पूरा मोतीहरी जो है किसानों से ये ब्लैक हो गया। ब्लैक होने का मतलब समझते हैं ना, जैसे वहाँ
सिर चमकने लगे लोगों के। दैट मीन्स कि पूरा मोतीहारी किसानों से भर गया। ये मतलब है कि पूरा मोतीहारी जो है ब्लैक हो गया, यानी लोगों के सिर ही सिर वहाँ दिखने लगे, इतना भीड़ हो गया। दैट मीन्स पूरे मोतीहारी में भीड़ हो गई लोगों की, किसान ही किसान इकट्ठे हो गए, पीजेंट्स इकट्ठे हो गए वहाँ पे। और वो गांधी जी के कोई साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड वगैरह को नहीं जानते थे, उन्हें तो बस इतना पता था, मुश्किल से उन्होंने इतना सुना था कि कोई महात्मा है जो तुम्हारी हेल्प करना चाहता है और जो अथॉरिटीज़ की वजह से फ़िलहाल ट्रबल में है, परेशानी में है। इस तरह से उनका डेमोन्स्ट्रेशन स्पॉन्टेनियस, यानी उनका स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद की मर्ज़ी से, है ना। खुद की मर्ज़ी का जो उनका डेमोन्स्ट्रेशन था, जो वहाँ उनका प्रदर्शन था थाउजेंड्स की संख्या में, हज़ारों की संख्या में कोर्ट के बाहर, तो इससे लग रहा था कि ब्रिटिश से जो वो लोग लिबरेशन चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, जो डर से मुक्ति हुई थी, उसकी उन्होंने शुरुआत कर दी थी। दैट मीन्स कि ब्रिटिश से जो वो लोग डरते थे, अब उन्होंने निडर होने की शुरुआत कर दी थी। ठीक है। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. तो जो ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने पावरलेस फील किया खुद को, उन्हें लगा कि बिना गांधी की कोऑपरेशन के, बिना गांधी के सहयोग के हम इस भीड़ को काबू नहीं कर सकते हैं, इस भीड़ को, इस क्राउड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गांधी का हेल्प लिया। उसके बाद जो गांधी थे वो बहुत ही पोलाइटली और फ्रेंडली व्यवहार के थे, तो उन्होंने लोगों को बहुत ही प्रेम से कहा कि आप शांत रहें। अब वो जो भीड़ थी वो इस बात का कंक्रीट प्रूफ दे रही थी, ठोस प्रूफ दे रही थी कि जो अंग्रेज़ों से वो लोग डरते आए हैं अब तक, और अनक्वेश्चन, यानी कोई क्वेश्चन नहीं करते, जैसा अंग्रेज़ों ने कहा वैसे ही वो लोग कर लेते थे। अब उन्हें वो ये प्रूफ दे रहे थे कि हम इंडियंस तुम्हें चैलेंज दे सकते हैं, हम इंडियंस तुम्हें चैलेंज दे सकते हैं, अब हम तुमसे और नहीं डरते। वही इंडियंस जो पहले अनक्वेश्चन उनकी बातों को मान लिया करते थे। इस भीड़ से लग रहा था, ये भीड़ इस बात की प्रूफ दे रही थी कि हम अपोज भी करना जानते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. तो गवर्नमेंट जो थी बैफल्ड थी, बहुत ही एकदम से, द गवर्नमेंट वॉज टेकन अबैक. टेकन अबैक मीन्स बैफल्ड, यानी एकदम से चौंक चुकी थी उस आदमी का डिटर्मिनेशन और उसकी पावर को देख कर, उसके साथ भीड़ को देख कर, गांधी के साथ भीड़ को देखकर जो गवर्नमेंट थी वो बेफल्ड हो गई, चकरा गई। मतलब जो प्रोसिक्यूटर था, जो वहाँ का मुकदमे की प्रक्रिया शुरू कर रहा था, उसने जज से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दें। ट्रायल यानी केस, इस केस को, इस मुकदमे को आप प्लीज़ पोस्टपोन कर दें, फिर कभी हो जाएगा। और इसका मतलब ये था कि जो अथॉरिटीज़ थे, अपेरेंटली, यानी स्पष्ट रूप से, यानी कि क्लियरली अथॉरिटीज़ चाहते थे कि हम अपने सुपीरियर से कंसल्ट कर ले, हमें मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए। भीड़ इतनी हो गई थी और पूरी भीड़ अपोज कर रही थी गवर्नमेंट का, क्योंकि उनके चैंपियन वहाँ थे। देन गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. तो गांधी जी ने, जैसे देर हो गई थी, उन्होंने कहा, जो वहाँ के प्रोसिक्यूटर थे, कि इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दें। तो गांधी जी ने इसका अपोज किया, इसका प्रोटेस्ट किया, इसका विरोध किया, इस डिले का, कि नहीं, केस को आप पोस्टपोन क्यों कर रही हो, इसको डिले क्यों कर रहे हो। गांधी ने इसका विरोध किया
और फिर गांधी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा। वो स्टेटमेंट क्या था कि जिसमें प्लीडिंग गिल्टी, यानी वो जो गिल्टी था, जो अपराधी था, उसने प्लीडिंग कर ली थी, उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया था, एडमिट कर लिया था। तो गांधी जी ने फिर कहा, ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। तो गांधी ने कहा कि एक्चुअली मैं कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, मैं अपनी ड्यूटीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, मेरे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एक तरफ तो गांधी जी नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, गांधी जी कानून तोड़ने वाले लॉ ब्रेकर बनकर एक बैड एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते कि गांधी इतने बड़ा नेता होकर लोगों का एक लॉ ब्रेकर है ना। और दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड वह ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, जो मानवता की और राष्ट्र की सेवा करने वह वहाँ आए थे, दूसरी आवाज़ उसकी थी। तो उनके कानों में ही दो आवाज़ गूंज रही है, यानी कि माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो कि एक तरफ तो वो सोच रहे हैं कि मैं कानून नहीं तोड़ना चाहता, और दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि जिस व्यक्ति की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, जिन लोगों की वजह से नेशनल और ह्यूमैनिटेरियन की सर्विस करने आया हूँ, उसका क्या होगा यदि मैं इस आदमी की गलती मानने से चुप बैठ जाऊं। तो ये गांधी जी कॉन्फ्लिक्ट में थे। कौन सी सर्विस? जिसके लिए वहां आए थे, वह सर्विस उनके कानों बार बार आवाज़ दे रही थी। तो उन्होंने वहां से जाने का मना कर दिया। ऐसा नहीं था, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट लॉफुल अथॉरिटीज, ऐसा नहीं है कि लॉफुल अथॉरिटी के लिए उनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, बल्कि वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उन्हें जो है हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, वह अपनी कंसाइज की आवाज़ सुन रहे थे, यानी अपनी जो हमारे अंदर सोल होती है ना, हमारी अंतरात्मा, उसे कंसाइंस कहते हैं। तो उस कंसाइंस की आवाज़ सुन रहे थे कि एक मानवता के लिए क्या किया जाना चाहिए, वो सोच रहे थे। तो इसके कंसिक्वेंटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेनल्टी ड्यू के लिए कहा कि हमें इसका पेनल्टी चाहिए, जो बुरा इस आदमी ने किया है उस पर पेनल्टी लगाई जाए, मतलब है। अभी मैं फिर से आपको इस पूरे पैराग्राफ का मतलब समझाता हूँ इन माई ओन वर्ड्स, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज बुकिश होती है। अभी आप मेरी लैंग्वेज सुनिए। जैसे वहाँ के जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कहा जज से कि इस मुकदमे को आप पोस्टपोन कर दें। तो गांधी जी ने इसका प्रोटेस्ट किया कि नहीं, मुकदमा पोस्टपोन मत करिए। फिर गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें लिखा था कि अपराधी ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। तो गांधी जी के मन में ही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। गांधी जी ने इस बात को एग्री नहीं किया कि गलती मानने से कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? गांधी जी के मन में दो बातें चल रही थी। एक तो बात चल रही थी वो कि जिसके लिए वो वहाँ चल कर आए थे, लोगों की सेवा करने, और दूसरी बात ये चल रही थी कि यदि मैं लोगों की सेवा करता हूँ तो मैं कानून तोड़ता हूँ, और मैं एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता, अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उनके दिमाग में क्या चल रहा था, जो मैंने पहले बताया, उनके दिमाग में ये चल रहा था कि बिना कानून तोड़े उनकी सेवा नहीं हो सकती लोगों की, जो कि संकट में है। तो ऐसा इसलिए नहीं था कि गांधी जी को कानून तोड़ना अच्छा लगता था, बल्कि ऐसा इसलिए था कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ ऐसा कह रही थी। अब क्लियर? ओके, अब चलिए आगे बढ़ेंगे। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह 2 घंटे के बाद, रिसेस के बाद अनाउंस करेगा कि जो भी फैसला होगा वो 2 घंटे के बाद अनाउंस करेगा, प्रोनाउंस करेगा, सॉरी, ठीक है। और उसने कहा कि इन 120 मिनट्स के लिए आप जो है बेल ले लो, गांधी जी से कहा। मगर गांधी जी ने मना कर दिया, बेल लेने से गांधी जी ने मना कर दिया। तो उस आदमी ने जो है, गांधी रिफ्यूज, गांधी ने बेल लेने से मना कर दिया, तो उस आदमी ने, यानी उस जज ने गांधी को रिलीज कर दिया विदाउट बेल। बेल कहते हैं जमानत को। तो गांधी ने, तो जैसे फिर से सुनिए, मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं 2 घंटे के बाद फैसला सुनाऊंगा। उस आदमी ने कहा गांधी को कि आप 2 घंटे के लिए बेल ले लें, बाहर चले जाएं। लेकिन गांधी ने बेल लेने से मना कर दिया, और इसलिए जज ने गांधी को बिना बेल के ही छोड़ दिया कि जाओ भैया, आप बाहर चले जाओ, मुसीबत।
तो जब कोर्ट रिकन्वेन हुआ, यानी फिर से कोर्ट खोला, फिर से वह अपना काम करने के लिए तैयार हुआ, तो जज ने कहा कि वह अपना जजमेंट कुछ दिनों बाद डिलीवर करते हैं, है ना, कि वह अपना जजमेंट, यानी कोर्ट अपना जजमेंट कुछ दिनों तक नहीं डिलीवर कर सकता, यानी ये फैसला कुछ दिनों के बाद सुना जाएगा। उसके बीच गांधी चाहे तो लिबर्टी में रह सकते हैं, यानी आज़ाद घूम सकते हैं, उनको अलाउड किया जाता है कि आप जेल में रहोगे, आप बाहर रहो जब तक फैसला नहीं आए, ये कहा कोर्ट ने। Then, in this page, Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi what would they do if he was sentenced to prison. Gandhi asked why. The senior lawyer replied they had come to advise and help him. If he went to jail, there wouldn't be nobody to advise and they would go home. तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और दूसरे अच्छे अच्छे वकील जो उच्च कोटि के वकील थे, वो वहाँ पहुँचे बिहार से, और उन्होंने गांधी जी से बात की। और गांधी जी ने उनसे पूछा, यदि मुझे जेल में डाल दिया जाता है तो तब तुम क्या करोगे? तो उनमें से एक सीनियर वकील ने रिप्लाई किया कि हम तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने और तुम्हें एडवाइस देने के लिए आए हैं। यदि तुम जेल में चले जाते हो तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें एडवाइस नहीं देगा और हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे, ये कहा। What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultation. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि जो शेयर क्रॉपर्स के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका क्या होगा? व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स? गांधी डिमांडेड। तो वो जो लॉयर्स थे उन्होंने आपस में कंसल्ट किया और राजेंद्र प्रसाद ने यह बात रिकॉर्ड की, यानी इस बात का उन्होंने आपस में बातें की कि उन्होंने सोचा कि गांधी जो टोटली स्ट्रेंजर है, जो ना तो यहाँ के हैं ना ही उन्हें कोई प्रॉब्लम है, फिर भी उसने अपने आप को जेल तक जाने को प्रिपेयर कर लिया है। किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, सिर्फ यहाँ के गरीब किसानों के लिए वह जेल में जाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम मान लिया यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के तो हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के तो हैं, और हम ये भी क्लेम करते हैं कि हम इन पीजेंट्स की सेवा करते हैं और हम घर चले जाएंगे। तो एक बहुत ही शेमफुल डिजर्शन होगा। डिजर्शन कहते हैं अपनी ड्यूटी को छोड़कर भाग जाना, उसे डिजर्शन कहते हैं। तो एक बहुत ही शेमफुल डिजर्शन होगा यदि हम ड्यूटी से भाग जाते हैं, है ना, यदि हम घर चले जाते हैं। अगर गांधी जेल में चला गया तो ये इट विल बी अ शेमफुल डिजर्शन टू अस। Then they accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is won, he exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. तो वे गांधी जी के पास गए और उन्होंने गांधी जी को बताया कि हम भी तुम्हारे पीछे पीछे जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तब गांधी जी ने कहा, तब तो चंपारण का बैटल जीत ही लिया गया, यानी चंपारण का युद्ध हमने जीत लिया है। तो फिर गांधी जी ने क्या काम किया, एक पेपर का टुकड़ा उठाया और उससे जो उनका ग्रुप था, यानी कुछ लॉयर्स जो गांधी जी से बात कर रहे थे, उनके ग्रुप को डिवाइड किया पेयर्स में, यानी दो दो के जोड़े बनाए और उसमें ऑर्डर लिख दिया कि किसे कब गिरफ्तार करना है। यानी सरकार को गिरफ्तारी देने का उन्होंने डिसीजन लिया कि दो दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लो, पहले इन दो को, फिर इन दो को, फिर इन वाले दो को। इस तरह से गांधी जी ने उसमें उस पीस ऑफ पेपर में ऑर्डर लिखा गिरफ्तारी का।
Then, several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. तो कुछ ही दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन मिला मजिस्ट्रेट की तरफ से, जिसमें मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को इन्फॉर्म किया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अदालत के, उन्होंने इस केस को ड्रॉप करने का ऑर्डर दिया है कि केस को ड्रॉप कर दो, इस केस को छोड़ दो। तो ये भी कह रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस किसे कहते हैं? अवज्ञा, जो कि डिसोबे करते हैं, आज्ञा मानने से मना कर देते हैं। लेकिन ये जो डिसोबीडियंस था आम नहीं था, ये सिविल डिसोबीडियंस था, यानी एक सभ्य तरीके से डिसोबीडियंस था। ऐसे नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा जेल, जो करना है कर लो, ऐसा नहीं है। ये सिविल डिसोबीडियंस था। गांधी ने बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सभ्य तरीके से ये डिसोबीडियंस किया था और इसकी ट्रियम्फ यानी इसकी जीत हुई थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने डिसोबे किया गवर्नमेंट को और उसकी जीत हुई थी। Now Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on the other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. अब क्या हुआ? गांधी और जो दूसरे वकील गांधी के साथ लगे हुए थे, उन्होंने एक इंक्वायरी कंडक्ट की जो कि फार्मर्स के शिकायतों से कहीं दूर थी, कहीं ज़्यादा थी। यानी अभी तक तो वो सिर्फ फार्मर्स की शिकायतें सुन रहे थे, अब उन्होंने उससे भी बड़े लेवल पर इंक्वायरी करना शुरू किया। और जो किसान थे वहाँ के, उन हज़ारों किसानों पर डिपोजिशंस लिखवाए गए रिटर्न में, जो भी उनकी शिकायतें वगैरह थी वो रिटर्न में लिखवाई गई और इन सब चीज़ों के नोट्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए और पूरा एरिया थ्रोब हो गया था, पूरा एरिया कांप गया था इस एक्टिविटी से। यानी जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनकी एक्टिविटी से, और द विमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, उनके विमेंट प्रोटेस्ट, विमेंट कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, जो उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको लेकर कांप गए थे। यानी लैंडलॉर्ड भी एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ किसानों के लिए गांधी जी पूरी इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं। तो पूरे एरिया में एक थ्रोबिंग हो गई थी, पूरा एरिया कांप गया था इस एक्टिविटी को देखकर। Then, in June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience. He went if he should not return. तो जून में गांधी को सर एडवर्ड गेट, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने गांधी को मिलने के लिए बुलाया। तो उनके पास जाने से पहले गांधी ने फिर से अपने उसी एसोसिएट्स जो उनके साथी लोग थे, वकील, उनसे मिला और एक बार फिर से सिविल डिसोबीडियंस का प्लान बनाया गया। सिविल डिसोबीडियंस याद है? जो एक सिविल डिसोबीडियंस था, यानी जो गांधी ने डिसोबे किया था, कानून का उल्लंघन किया था सिविल तरीके से, एक बार फिर से उसकी प्लानिंग की गई। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, कि यदि मैं वापस नहीं लौटा, जैसे कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जा रहा हूँ, यदि मैं वापस नहीं लौटता हूँ, तो आप एक काम करना, फिर से आप सिविल डिसोबीडियंस करना, फिर से कानून का उल्लंघन करना, कानून की आज्ञा मत मानना। इसका फिर से प्लानिंग किया गया गांधी और उनके दूसरे वकील साथियों के द्वारा। Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. The commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants.
अब सही हो गया भैया। गांधी की उस लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ थे। प्रोट्रैक्टेड यानी काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाले, काफ़ी डिटेल्ड, है ना, जो काफ़ी देर तक चले। ऐसे नहीं कि 5 मिनट से हालचाल पूछे भगा दिया, ऐसा नहीं है। तो गांधी जी के प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ थे 4 उस लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में। और एज ए रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ कि उस गवर्नर ने एक ऑफिशियल कमीशन अपॉइंट की, यानी एक समिति का अपॉइंट किया, यानी कुछ लोग नियुक्त किए, ठीक है, कुछ लोग अपॉइंट किए इस बात की इंक्वायरी करने के लिए कि जो हमारे इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स है उनकी क्या सिचुएशन है, क्या ऐसा सच में है। तो कमीशन में कौन लोग कंजिस्ट थे, उसमें लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी सरकारी अधिकारी थे, और गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, सोल मीन्स अलोन, है ना, गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, गांधी किसानों की तरफ से एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे, अकेले प्रतिनिधि थे किसानों की तरफ से, और कोई नहीं था। वो जो कमेटी बनी उसमें जमींदार और लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जमींदार और सरकारी ऑफिसर्स थे। बस अब सही हो गया ना। अब जांच के लिए एक कमेटी हो गई, अब वो जांच करेगी कि क्या सिचुएशन है। देन गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इन अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on entreaty of an unlettered, what is unlettered, illiterate, unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. तब गांधी जी चंपारण में 7 months तक रहे। इनिशियल अनइंटरप्टेड, यानी अनइंटरप्टेड मीन्स जो बीच में न टोका जाए, बीच में ज़रा भी एक दिन के लिए भी अपने घर नहीं, अपने आश्रम में नहीं गए। 7 महीने तक लगातार वहीं रहे, और फिर उसके बाद कुछ शॉर्टर विजिट्स वो करते रहे, यानी कभी कभी बीच में फिर अपने आश्रम में जाने लगे 7 महीने के बाद। अब द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट, एक अनपढ़ किसान के ऐसे ही कैजुअली गांधी जी से बेगिंग करने पर, यानी रिक्वेस्ट करने पर, जिसमें गांधी जी ने एक्सपेक्ट किया था कि ये कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी, ये मेरी यात्रा जो मैं इस अनपढ़ किसान के कहने से कर रहा हूँ चंपारण की, ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, गांधी जी ने ये एक्सपेक्ट किया था। और इस एक्सपेक्टेशन ने क्या किया, इस यात्रा ने गांधी जी के जीवन का 1 साल ऑक्यूपाई करा। गांधी जी को 1 साल लगा इस काम में, जो राजकुमार शुक्ला के कहने से वहाँ आए थे। Now, before read this paragraph, let's check the chapter, how much it left. Big part of this chapter has been left now. That's why I will not continue further, because we cannot cover this chapter in this video. It's already been 28 minutes. That's why we have to stop it here, because well, I tell you daily that it will take too much time to be uploaded. That's why please mark here where I'm doing, mark here, and I will teach you tomorrow. I will start from here, the official inquiry assemble. Okay, so watch the video carefully, and tomorrow I will take you a live class. I will ask you a lot of questions about the chapter, and you will have to answer me of every question. Then I'll be very happy if you answer me, right? And along with, there's one more benefit of answering my questions, because you will attain better marks in your board examinations. The time will not come again and again. Now, take care and bye.